ठीक है बेटा। 2011 आप लोगों को पता है कि 2011 में जनगणना हुई थी। उसके अनुसार केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि बिहार में 62% है। बिहार में जितनी भी जनसंख्या है उसका 62% शिक्षित है। 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल हैं वहाँ पर 8.58 लाख से भी अधिक गांव में फैली हुई है ये व्यवस्था। जैसा परिणाम चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। मतलब जिस हिसाब से स्कूल हैं या भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। फिर भी भारत सरकार का प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा देने का हेतु सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 to 8 जो शिक्षा होता है वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। ठीक है बेटा। सर्व शिक्षा का मतलब क्या होता है कि 6 से 8 तक पढ़ने वाली आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षित होना उनके लिए आवश्यक है, इसीलिए सरकार ने उन्हें फ्री कर रखा है 8 तक की पढ़ाई। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं? सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, ये योजनाएं चलाई गई हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना चलाई जा रही है। आप लोगों को पता है ना कि बेटा आपके स्कूलों में भी लंच मिलता था, है ना, मिलता था ना सबको। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% की वृद्धि 2017-18 तक दर्ज की गई है। ये तो 17-18 तो अभी गया है। उसमें क्या प्रतिशत हुआ है? जो 18 से 23 वर्ष, मतलब जो 12th कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, उनकी परसेंटेज केवल 25.2% है। 2021 तक ये 30% जाने की आशंका है। प्रयास है कि अब जो 21 चल रहा है, 20 चल रहा है ना बेटा, तो इस समय जो 12th के बच्चे एडमिशन लेंगे उसमें प्रयास किया जा रहा है कि 30% बढ़ जाएगी। यह वृद्धि विश्व के औसत 26% से मिलती जुलती होगी। ठीक है, इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे आसपास बच्चे हैं छोटे, उन्हें भी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए उनके पेरेंट्स को। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि जो भी बच्चे हैं न्यू एडमिशन, उनका एडमिशन आप स्कूल में कराइए, है ना। 6 से लेकर 6 to 9th, फिर 11th में एडमिशन्स होते हैं, है ना। साधारणतया विद्यालयों में लड़कों के मुकाबले पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कम है। जहाँ तक देखा गया है कि लड़के तो पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन लड़कियाँ पढ़ने के लिए नहीं जाती। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है लड़कियों की संख्या और कम होती जाती है। जैसे लड़कियाँ 6 में एडमिशन लेंगी तो 8 तक जाते जाते उनके नाम कटने शुरू हो जाएंगे, या 8 तक कर लेंगी तो 9th में वो मुश्किल से एडमिशन लेती हैं। आप लोग भी कटवाते रहते हैं नाम, है ना। कुछ पेरेंट्स की नेचर में शामिल है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, ये भी रीज़न होते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं बेटा। विद्यालय छोड़ने की लड़कियों की दर लड़कों के मुकाबले अधिक होती है। अभी बताया ना मैंने कि लड़के विद्यालय नहीं कम छोड़ते हैं, लड़कियां अधिक छोड़ती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? पुरुष प्रधान समाज और लड़के लड़कियों के श्रम विभाजन। मतलब लड़के और लड़कियों में जो श्रम का विभाजन है वो हमारे देश में ज़्यादा है, और हमारा देश क्या है? पुरुष प्रधान देश है। गरीब परिवारों में लड़कियों को घर पर बिठाया जाता है, वे घर के कार्य करती हैं, और लड़कों को स्कूल भेजा जाता है। ये तो आपको पता है ना बेटा, ये तो आप जानते हैं, है ना, कि लड़कों को तो स्कूल में भेज दिया जाता है और लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता। अब आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है उसी तरह स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जनसंख्या के लिए। किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और उसे कोई बीमारी लग जाए तो वो शक्ति के द्वारा, अपने बल, अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार वो उनसे लड़ सकता है बीमारियों से, लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति नहीं लड़ सकता। अस्वस्थ स्त्री और पुरुष किसी संगठन की अभिवृद्धि में अपना पूरा योगदान नहीं कर पाएंगे।
स्वयं को सही रूप से रखने के लिए स्वास्थ्य एक परिहार्य आवश्यकता है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर फ्री में इलाज होता है, जितने भी टेस्टिंग्स होते हैं वो सब फ्री में होते हैं, दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं, है ना। तो सरकार भी गांव तक में हर जगह एक प्राथमिक चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था पूरी रखता है, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देने एवं स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तथा उनकी पहुंच को अच्छा बनाना है। सरकार का प्रयास भी रहता है कि गांव में जो निम्न जाति के लोग रहते हैं या जो गरीब परिवार रहते हैं उन तक प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, शिक्षा की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा आदि की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2014 से में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। जीवन प्रत्याशा कुछ समय पहले घट गई थी, लेकिन 14 में 68 केवल 60 रह गई थी पहले, लेकिन 2014 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु दर है, शिशु मतलब छोटे बच्चे, 1951 में 147 से घटकर 2015 में 37 पर आ गई है। मतलब पहले 51 से पहले 147 थी, छोटे बच्चे मर जाते थे, लेकिन 15 में 37 पर आ गई है। इसकी अवधि में जन्म दर गिरकर 20.8 हो गई है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? यह व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है, मतलब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज तक जीते हैं उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। जन्म दर किसे कहते हैं? एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मतलब कि 1000 व्यक्तियों पर जो के बाद जो बच्चा जन्म लेगा उसको जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ये क्वेश्चन आप अति लघु बना लें। जीवन प्रत्याशा क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आएगा हर पॉइंट का, ठीक है बेटा। समझ आ गई नहीं ये बात। अब आता है आप लोगों की बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है हमारे देश की। जो माइनस पॉइंट है वो बेरोज़गारी है। अब बेरोज़गारी से क्या मतलब है? बेरोज़गारी जिसके व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है। आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, तो आप समझते हैं कि जिसके पापा काम पर नहीं जाते तो इसका मतलब है कि वो बेरोज़गार है ना। बेरोज़गारी 3 प्रकार की होती है बेटा, मौसमी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी और शिक्षित बेरोज़गारी। बेरोज़गारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सके। मतलब जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो काम मिलता नहीं है उन्हें, है ना, तो उसको बेरोज़गारी कहा जाता है। जो अपना जीवन यापन नहीं चला सकता, अपनी भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता, पहनने के लिए कपड़ों का प्रबंध नहीं कर सकता, रहने के लिए घर का प्रबंध नहीं कर सकता, जो कोई काम नहीं कर सकता वो बेरोज़गार है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी प्रच्छन्न बेरोज़गारी होती है, नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षित बेरोज़गारी होती है। अब बताती हूँ कि मौसमी बेरोज़गारी क्या है, प्रच्छन्न क्या है, शिक्षित क्या है। मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है? मौसम का मतलब होता है बेटा किसी एक मौसम में। मौसमी बेरोज़गारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते। मतलब कि गांव में क्या होता है कि जब बीज बोया जाता है तो उस समय वह काम होता है, उसके बाद तो बस फिर सिंचाई हो गई, ये तो हल्का काम होता है, तो जिसकी ज़मीन होती है वही कर लेता है, उसके लिए मज़दूरों की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद मज़दूरों की आवश्यकता कब होती है? जब फसल तैयार हो जाती है और उसकी कटाई के लिए तब ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह जो है सिर्फ कुछ समय के लिए
मतलब जिस समय बुआई होती है उस समय के लिए, और जब फसल तैयार होकर कटती है उस समय के लिए। तो ऐसी मजदूरी को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। अगर कुछ समय के लिए रोज़गार मिला, बुआई के समय मिला, कटाई के समय मिला, तो उस समय तो उनके पास रोज़गार है, लेकिन बीच का जो समय हो गया वो बेरोज़गारी का हो गया, तो उसको मौसमी बेरोज़गारी कहेंगे। सामान्यतः कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। इस तरह की समस्या होती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई, थ्रोसिंग जिसे कहते हैं। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को काम नहीं मिल पाता। ठीक है ना बेटा। परछन बेरोज़गारी क्या होती है? परछन बेरोज़गारी होती है जब किसी काम को करने के लिए हमें 8 व्यक्तियों की ज़रूरत है, लेकिन हमारा काम 5 लोगों में ही चल रहा है। 5 लोग उस काम को कर रहे हैं, 3 लोगों को हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, वो उन 5 के साथ मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन वो जो है काम करने में काउंट नहीं होते, इसलिए उसको परछन बेरोज़गारी कहते हैं। इसके अंतर्गत लोग कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं। मतलब ये तो लगता है कि वो 8 के 8 लोग लगे हुए हैं। उनके पास भूखंड होता है, मतलब कि उनके पास ज़मीन होती है जहाँ उन्हें कार्य मिलता है, किसी ज़मीन पर उन्हें कार्य मिल जाता है। ऐसा प्राय कृषि से संबंधित कार्य में लगे परिवारों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, किंतु उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोग कार्य करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया तथा 5 लोगों द्वारा किया गया योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। मतलब जो 5 लोग करते हैं वही काम होता है, एक्स्ट्रा काम नहीं होता। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो भी खेत में बढ़ोतरी नहीं होती। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब कि जो 5 लोग कर रहे हैं और 3 एक्स्ट्रा हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो कमी नहीं आएगी, और वो रहें तो बढ़ोतरी नहीं होगी। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग परछन रूप से बेरोज़गार होते हैं, उन्हें परछन बेरोज़गार कहते हैं। अब थर्ड है शिक्षित बेरोज़गारी। शिक्षित बेरोज़गारी क्या होता है? शिक्षित मतलब कि पढ़ा लिखा, और बेरोज़गार मतलब उसके पास कोई रोज़गार नहीं है। शिक्षित बेरोज़गारी शहरी क्षेत्रों में एक सामान्य बात हो गई है। मैट्रिक मतलब 8वीं तक पढ़ाई कर ली या 10वीं तक कर ली, स्नातक ग्रेजुएशन कर लिया, स्नातकोत्तर परास्नातक कर लिया, एमए कर लिया। डिग्रीधारी हजारों युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। मतलब बच्चे 10वीं या 12वीं कर लेते हैं या बीए कर लेंगे या एमए कर लेंगे, लेकिन उनको मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती। कई बार ऐसा होता है कि नौकरी ही नहीं मिलता है, कई बार मनचाही नहीं मिलती और कई बार नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनमें योग्यता की कमी होती है। कर तो लिया उन्होंने बीए एमए, है ना, लेकिन उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि उन्हें नौकरी मिल पाए, तो वो रोज़गार नहीं पा पाते। एक अध्ययन से ये बात स्पष्ट हुई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों की बेरोज़गारी अधिक तीव्रता से बढ़ी है। जो मैट्रिक कर लेते हैं, 10th-12th कर लेते हैं, 8वीं या 10th-12th कर लेते हैं, वो तो किसी तरह मजदूरी मिल भी जाती है, लेकिन बेटा जो बीए कर लेता है या एमए कर लेता है उसके बाद उसे मजदूरी वो नहीं कर सकता। तो देखा गया है कि जो बीए और एमए कर लेते हैं लोग, वो ज़्यादा बेरोज़गार हैं। एक और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। मतलब उनमें योग्यता नहीं। बेरोज़गारी का प्रभाव क्या होता है? अब बेरोज़गारी का प्रभाव तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा, है ना। अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है, शादीशुदा है, तो उसको बच्चों के लिए खाने का, पहनने का, रहने का प्रबंध कैसे करेगा, है ना। ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि इंसान गलत काम भी कर लेता है। चोरी, डकैती, किसी को मारना, ये सब काम भी संभव हो जाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति अपराध की रास्ते पर भी चला जाता है। बेरोज़गारी के कारण जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता, उनके पास पैसा ही नहीं होता, तभी तो उनके पास पैसा होगा तभी तो वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे। तो पैसा नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। बेरोज़गारी के कारण आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। मतलब अगर बच्चे हैं तो वो व्यक्ति रोज़गार नहीं है तो कर्ज लेके आएगा, खिलाएगा तो बच्चों को भूखा थोड़ी मारेगा।
कार्य जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके पास ऊपर बेरोजगारी की संख्या लोगों की बढ़ जाती है। जब किसी परिवार को केवल जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक सामान्य गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। अगर व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को स्कूल से रोक लेगा, है ना, क्योंकि रोज़गार नहीं है तो फीस कहाँ से देगा। तो ये बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा पॉइंट है।